Good evening, student. Today, this new topic derive an expression of potential energy of a dipole in a uniform electric field is discussed. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें कह क्या रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है पैरेलल लाइंस के रूप में, और इनके बीच में डिस्टेंस अगर इक्वल है तभी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाएगा, नहीं तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाता है. तो कह रहा है कि एक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और इस डाइपोल की लेंथ 2L कंसीडर की गई है. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है. जो डाइपोल होता है ये 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज से मिलकर के बना होता है. 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज से मिलकर बना होता है. इस पर एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, दैट इज इक्वल टू QE. ये E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, ये -QE होगा. और ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में मदद करते हैं. ठीक है. ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब थोड़ा सा ये कंसीडर करिए कि ये अगर डाइपोल रोटेट हो रहा है तो इसके अंदर क्या है? स्मॉल p. इस स्मॉल p को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. और अकॉर्डिंग टू फार्मूला दिस इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाई 2L. अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से देखा जाए, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये वाली लाइन 2L साइन थीटा के इक्वल होगी एंड दिस इज इक्वल टू 2L कॉस थीटा. ठीक है. अब ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो डाइपोल घुमाया जा रहा है इस पर रोटेशनल फोर्स कितना लगेगा. रोटेशनल फोर्स को हम लोग टॉर्क टाउ से लिखते हैं. टाउ से लिखते हैं. इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है और टाउ का फार्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस. ये जो 2 चार्ज दिए गए हैं Q1 एंड 2 चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q टू द इलेक्ट्रिक फील्ड.
ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो दो चार्जेस हैं ये परपेंडिकुलर कितने डिस्टेंस पर हैं। ये दोनों चार्जेस परपेंडिकुलर कितने डिस्टेंस पर हैं, तो दैट इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्यू ई मल्टीप्लाई बाई 2l साइन थीटा। अब ये देखिए Q और 2l का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। ठीक है। अब ये हमको ये सोचना है कि अगर हम इस डायपोल को जो रोटेट कर रहे हैं, मान लीजिए हम छोटे एंगल पर रोटेट करते हैं, इफ डायपोल इज रोटेटेड थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा। जैसे ये डायपोल है, मान लीजिए पहले डायपोल ऐसे था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। मान लीजिए कि ये डायपोल ज़्यादा रोटेट नहीं किया है, थोड़ा सा रोटेट किया है, मान लीजिए ये डी थीटा रोटेट किया है। तो छोटा एंगल रोटेट करने के लिए छोटा वर्क करना पड़ेगा। तो स्मॉल वर्क डन, क्या, स्मॉल वर्क डन इज क्या होगा, dw इक्वल टू, वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये लीनियर मोशन के लिए होता है, हमारा मोशन अब की बार लीनियर नहीं हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स तो आपका हो जाएगा, ये जो ऊपर टाउ बना है ये फोर्स हो जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका डी थीटा हो जाएगा। ठीक है। रोटेशनल मोशन में फोर्स इन द फॉर्म ऑफ टाउ लिखा जाता है और डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंगल लिखा जाता है। तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है। अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन टू रोटेट डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। डायपोल को रोटेट करना है थीटा 1 से थीटा 2 तक और हमें टोटल वर्क डन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे dw का। तो dw का इंटीग्रेशन वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। और इसमें अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म PE है, ये चेंज नहीं होता है, इसलिए PE को हम बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन की लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 लेकर के साइन थीटा डी थीटा कैलकुलेट करेंगे।
साइन थीटा का इंटीग्रेशन विथ लिमिट θ1 to θ2 सॉल्व करेंगे। तो ये तो आपका PE आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का देखिए, ये इंटीग्रेशन मैथ वाले बच्चे इसको अच्छे से कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को ये बायो के जो स्टूडेंट हैं, जो इंटीग्रेशन को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़े हैं, उनको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, और इसकी लिमिट है θ1 to θ2। ठीक है। अब W इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ये निगेटिव टर्म आगे आ जाएगा, माइनस PE, और ये कॉस थीटा विथ लिमिट फ्रॉम θ1 to θ2 हो जाएंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें थीटा की जगह पर एक बार θ2 लेंगे, एक बार θ1 लेंगे, बीच में निगेटिव साइन लगा देंगे। तो दैट इज इक्वल टू माइनस PE, और ये हो जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब अगर हम इसको ये वाला टर्म इधर ले जाए, ये वाला टर्म इधर ले जाए, तो ये निगेटिव साइन हट जाएगा। कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये टोटल वर्क डन टू रोटेट डायपोल फ्रॉम θ1 to θ2, इस तरीके से ये हमको ये फार्मूला मिलेगा। अब हमें ये जानना है कि हमारा वर्क डन मैक्सिमम कब होगा और हमारा वर्क डन मिनिमम कब होगा। जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले जो हमारा डायपोल था वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब इसको हमने रोटेट किया, और जब रोटेट किया तो ये डायपोल हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। तो दोनों कंडीशन में हमको ये पता लगाना है कि यहाँ पर θ1 कितना है, यहाँ पे θ2 कितना है। थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में बनने वाला एंगल, ये। तो यहाँ पर θ1 90 डिग्री है और यहाँ θ2 0 डिग्री है। तो अगर वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास ये है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये PE cos 90 डिग्री, θ1 हमारा 90 है, cos θ2 0 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos 0 की वैल्यू 1। 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू माइनस PE। तो जब हमें कोई टर्म निगेटिव मिलेगा तो वहाँ पर वर्क डन मिनिमम होता है। अब इसी का जस्ट अपोजिट कंसीडर कर लिया जाए। मिनिमम कब होगा? जब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इनिशियल
पहले परपेंडिकुलर हो और बाद में रोटेट करने के बाद वो पैरेलल हो जाए, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में वर्क डन हमारा मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम कैसे पता लगाएंगे? पहले हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले डाइपोल हमारा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड था और बाद में जब इसको रोटेट किया गया तो ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस कंडीशन में θ1 आपका 0 डिग्री है, θ2 90 डिग्री। वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2 PE cos θ1 minus cos θ2 PE cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री इक्वल टू PE cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, 1 माइनस 0 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस PE आएगा। क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर वर्क डन मैक्सिमम होगा। वर्क डन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2 कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। अब यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चैप्टर क्लोज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Our new topic इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस का मतलब समझिए, कैपेसिटी से ये वर्ड तैयार हुआ है। कैपेसिटेंस कैपेसिटी वर्ड से तैयार है और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। किसी कंडक्टर की क्षमता मतलब इलेक्ट्रिकल जो उसकी क्षमता है उसको हम कैसे समझें। देखिए, एक एग्जांपल से समझा जाए। अगर हम छोटा गिलास लेते हैं, मान लीजिए इसकी क्षमता है 250 ml, तो हम इसमें जो वाटर जो डालेंगे वो भी 250 ml से ज़्यादा नहीं होगा, वो 250 ml से ज़्यादा नहीं होगा। अगर हमें मान लीजिए कि इसकी क्षमता को बढ़ाना है, तो इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक बड़ी गिलास लेना पड़ेगा जो 500 ml का हो, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसमें हम 500 ml वाटर ले सकते हैं। अब इससे भी ज़्यादा है तो हमें एक और बड़ा गिलास लेना पड़ेगा 1 लीटर। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमें किसी जैसे वाटर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वेसल की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ रही है। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से किसी कंडक्टर में
किसी कंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है, किसी कंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है, अगर हमें इसको बढ़ाना है ना, तो पोटेंशियल और चार्ज, पोटेंशियल और चार्ज, जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे हमारा कंडक्टर में चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कोई कंडक्टर है, अगर छोटा कंडक्टर है और इसका पोटेंशियल मान लीजिए 10 वोल्ट है, तो इसकी भी एक लिमिट होगी, इसके अंदर जो चार्ज होंगे उसकी एक लिमिटेशन होगी, उससे ज़्यादा चार्ज हम इसमें नहीं डाल सकते हैं 10 वोल्ट पर। ठीक है, मान लीजिए हमने इसका वोल्टेज बढ़ा दिया, 20 वोल्ट कर दिया, इसमें थोड़ा चार्ज और आ जाएगा, है ना, एज़ कंपेयर टू इसमें चार्ज ज़्यादा आ जाएगा। 30 वोल्ट कर दिया तो इसमें चार्ज और अधिक आ जाएगा। लेकिन एक क्षमता होती है, वोल्टेज की भी एक क्षमता होती है कि 1 वोल्ट पर वो रुक जाएगा, उससे ज़्यादा हम उसका पोटेंशियल बढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमारा चार्ज की भी एक लिमिटेशन है। भाई कंडक्टर तो छोटा है, उस कंडक्टर में हम बहुत सारे चार्जेस कैसे डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारी डिफिनीशन एक तैयार होती है, हमारी एक डिफिनीशन तैयार होती है, इट इज़ द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। कोई भी कंडक्टर उसकी एक क्षमता होती है इलेक्ट्रिक चार्ज लेने की, इलेक्ट्रिक चार्ज लेने की। ठीक है, अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें बढ़ता जाएगा इसका पोटेंशियल, इसका कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग हमको एक रिलेशन मिला है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पोटेंशियल जितना बढ़ेगा उतना चार्ज बढ़ेगा। तो जब हम इसके प्रोपोर्शनलिटी को इनइक्वल टू में चेंज करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है 1/c, 1/c। तो ये c क्या है, वेयर c इज द कैपेसिटेंस, c इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो अगर हम C की वैल्यू निकालना चाहें तो ये C क्या बन जाएगा, C इक्वल टू तो यहाँ C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q की यूनिट क्या होती है, कूलम, और V का क्या होता है, वोल्ट। तो यहाँ पर हमें एक SI यूनिट इसका मिलेगा, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। इसकी एक SI यूनिट और होती है जिसको हम लोग कहते हैं फैरेड। ठीक है,
फैरेड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब हमें इसका डायमेंशन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। डायमेंशन इसका याद कर लीजिए, m -1 l -2 t 4 a 2। क्या ये करेक्ट है? चेक कर लेते हैं। हाँ, करेक्ट। तो यहाँ से आपको ये पता लगा कि व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस जो होता है, ये जो कैपेसिटेंस होता है ये किस किस पर डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन following factors। Number 1, size and shape of conductor। nature of conductor and number 3, presence of other conductor in the neighborhood। इस तरीके से कैपेसिटेंस हमारा इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसको बच्चों आप लोग उतार लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर कैपेसिटेंस से ही निकला है। कैपेसिटी, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में आपको डिफरेंस अच्छी तरीके से जानना होगा। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। हमें एक स्फेरिकल कैपेसिटर लेना है। मान लीजिए हमने एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया और ये एक ऐसा कैपेसिटर है जो 3 डायमेंशनल है। तो जब हम 3 डायमेंशनल कैपेसिटर लेंगे तो उसके सरफेस पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मान लीजिए कि इसको कहीं बाहर से क्यू चार्ज दिया गया, तो जब स्फेरिकल कैपेसिटर को क्यू चार्ज दिया जाता है तो ये इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने के लिए हमको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि ये जो चार्ज दिया गया है, जो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, ये आपका इस स्फेरिकल कैपेसिटर के सेंटर पर है। ये चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये आपका चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा कि वो सेंटर पर है। तो सेंटर से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से जहाँ पर क्यू चार्ज को कंसीडर किया गया है
वहाँ से चारों तरफ इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अब हमें ये जानना है कि ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कितना है। तो हमें मान लीजिए कंसीडर रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज कैपिटल R। तो सरफेस पर यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल निकालने का हमने आपको तो वो भी फार्मूला भी बताया था, डेरिवेशन भी समझाया था। सरफेस पर पोटेंशियल हर जगह इक्वल होंगे। तो हमारा नेक्स्ट लाइन क्या होगा, पोटेंशियल ऑन द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट on the surface of spherical conductor of radius r। जो कंडक्टर है जिसका रेडियस r है उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0 के, यहाँ पर चार्ज कितना दिया गया है Q, और सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी है जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है R। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। अभी जस्ट इससे पहले कैपेसिटेंस तो हमने आपको एक फार्मूला दिया था, वी नो दैट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या था, Q/V। कैपेसिटेंस का फार्मूला था Q/V। तो Q तो ऊपर रहेगा और ये V की वैल्यू जो है इसको आप यहाँ रखिए 1/4πε0 के डॉट Q/R। Q से Q कट हो जाएगा और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा। तो ये 4πε0 के R, ये फार्मूला हमको मिलेगा। ये फार्मूला हमको मिलेगा कब, जब किसी क्वेश्चन में स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में बात किया जाए। अब हम लोग जानेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के बाद व्हाट इज़ कैपेसिटर और व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। नाउ कैपेसिटर क्या है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। इसमें दो कंडक्टर होते हैं, कहने का मतलब ये कंडक्टिंग प्लेट है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन नहीं है,
ये कुछ इस तरीके की प्लेट्स हैं। इस तरह से ये कंडक्टिंग प्लेट्स ऐसे रखी गई हैं। तो ये कंडक्टिंग प्लेट्स, दो कंडक्टिंग प्लेट्स ली जाती हैं सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटेड मीडियम, और इसके अंदर जो मीडियम लिया जाता है वो इंसुलेटेड मीडियम लिया जाता है जो कंडक्टिंग नहीं होती है। दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। और इन कंडक्टिंग प्लेट का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। इन कंडक्टिंग प्लेट का काम होता है चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये दोनों प्लेटें स्टोर करती हैं। और किस तरह से करती हैं इसको आप जान लीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया। मान लीजिए कि हमने एक कंडक्टिंग प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज देने से होता क्या है, बाय इंडक्शन मेथड दूसरी प्लेट में अंदर की तरफ से, अंदर की प्लेट से निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। अंदर की तरफ से निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? इस पॉजिटिवली चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। अब अगर यहाँ निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया है तो इसके बाहर की तरफ ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज अपने आप ही इस प्लेट के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। और इस प्लेट को हम लोग कर देते हैं अर्थ। इस प्लेट को हम लोग अर्थ से ऐड कर देते हैं। और अर्थ का काम क्या होता है? अर्थ इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना है। कहने का मतलब ये अर्थ हमारा निगेटिवली चार्ज होता है, ये सारे पॉजिटिवली चार्ज को अपने अंदर ले लेता है। तो ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से देखिए, जब हमने इसको अर्थ नहीं किया था तो इसके बीच में जो चार्जेस थे, जो भी इस दोनों प्लेट के बीच में चार्जेस थे, वो मान लीजिए क्यू थे अर्थ करने से पहले। और जब हम अर्थ कर दिए तो होता ये है कि ये जो चार्जेस है, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल इंक्रीज करता है। दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल इंक्रीज करने लगता है। और जब पोटेंशियल इंक्रीज करता है तो ये जो चार्ज है इसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ जाती है, इंक्रीज करने लगता है। पोटेंशियल इंक्रीज करने पर चार्ज इंक्रीज करेगा, और चार्ज इंक्रीज करने पर इसकी जो कैपेसिटेंस है ये कम होगी, डिक्रीज होगी। कैपेसिटेंस डिक्रीज होने पर हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल इंक्रीज करने पर चार्जेस इंक्रीज करेंगे। तो ये हमारी पूरी थ्योरी है, इसको जानना है अच्छे से। अब थोड़ा सा हम लोग ये जानेंगे एक्सप्रेशन
expression for capacitance of a parallel plate conductor। ये डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Expression for capacitance of a parallel plate conductor. Consider A and B are two conducting plates having surface density plus sigma and minus sigma। हमें दो प्लेट लेनी है, एक प्लेट A और B, और इस प्लेट की सरफेस डेंसिटी प्लस सिग्मा और दूसरे वाले कंडक्टिंग प्लेट की डेंसिटी माइनस सिग्मा लेनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही है, उसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। मान लिए कि दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस d है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के बीच में कितना होगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में। हमने दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमने जाना। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स कितना होगा। पोटेंशियल का फार्मूला E मल्टीप्लाई बाई डी हो। पोटेंशियल का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब ये फार्मूला अगर इसमें हम डाल देते हैं, V इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, देखिए सिग्मा का फार्मूला होता है Q अपॉन A। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो अगर हम सिग्मा की वैल्यू वो रख देते हैं तो ये हो जाएगा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A D। तो ये आपका V हो गया। ठीक है, अब हमें जानना है कि C इक्वल टू क्या होता है। C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। C इक्वल टू Q अपॉन V होता है ना। तो अगर हम Q की जगह पे Q ही रहने दें और V की जगह पर ये वैल्यू डाल दें, QD अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A। तो ये Q से Q कट हो जाएगा और ये के एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट A, और ये D आपका नीचे चला जाएगा। तो ये आपकी C की वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T। ये कैपेसिटेंस ऑफ ए
पैरेलल प्लेट कंडक्टर का ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। टेक केयर, गुड नाइट।